गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो उसमें हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर रहे थे। मैंने आप लोगों को किडनीज का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले किडनी का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली 2 किडनीज होती हैं। ठीक है, जो कि बीन के शेप की, राजमा की शेप की होती हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी की डॉर्सल वॉल होती है, हमारी बॉडी की डॉर्सल वॉल से अटैच्ड होती हैं किडनीज। ठीक है, अब किडनीज जो हैं बेसिकली बाहर से भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से जो है कवर्ड होती हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये बेसिकली 3 चीज़ों से बनती है। सबसे पहले होता है बाहर की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं रीनल फैसिया। ठीक है, ये जो रीनल फैसिया है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ये बेसिकली हमारी किडनीज को हमारी बॉडी की डॉर्सल वॉल से कनेक्ट करने का या अटैच करके रखने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद रीनल फैसिया के अंदर एक और लेयर होता है, किसका? फैट का। ठीक है, ये जो फैट का लेयर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, दिस इज़ नोन एज द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो रीनल फैसिया के अंदर की तरफ एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट का एक लेयर होता है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें मिल करके क्या करती हैं? हमारी किडनीज को बाहर से किसी लगने वाले झटके से, जर्क से, ठीक है, या किसी ब्लो से हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग मेन किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आउटर क्या? कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। ठीक है, तो बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ होता है मेड्यूला। ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं या बहुत सारे जिनको हम लोग यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो मेड्यूला पार्ट होता है किडनी का, किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन्स जो हैं वो मेड्यूला जो पार्ट होता है किडनी का उसके अंदर भी नेफ्रॉन्स जो हैं बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर हम लोग मेड्यूला का स्ट्रक्चर देखें तो मेड्यूला जो है उसमें इस तरीके के आपको कोनिकल पिरामिड्स के जैसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से ये जो पिरामिड्स हैं इनका जो ब्रॉड साइड है, ठीक है, ब्रॉड वाला जो साइड है वो बाहर की तरफ यानी कि कॉर्टेक्स की तरफ रहेगा और जो नैरो साइड है वो रहेगा किधर? अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि ये कौन सा साइड हो गया? ये कॉनकेव साइड हो गया और ये कॉन्वेक्स साइड हो गया। तो कॉन्वेक्स वाली जो साइड है किडनी की उसमें बाहर की तरफ जो है ये पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ रहेंगे और उनका ब्रॉड साइड उस तरफ रहेगा और जो नैरो साइड रहेगा वो कॉनकेव साइड में रहेगा। ठीक है, अब ये जो पिरामिड्स हैं, ठीक है, इन पिरामिड्स को हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। These are known as the medullary pyramids। और ये जो medullary pyramids हैं आगे चल करके ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं these structures are known as the minor calyces। ठीक है, like this। ठीक है, ये जो पिरामिड्स हैं इस तरीके से इनके अंदर लीनियर सा कुछ स्ट्रिएटेड सा आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, लाइक दिस। ठीक है,
अब ये जो पिरामिड्स हैं यहाँ आकर के ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में जॉइन करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं माइनर कैलिसेस, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनर कैलिसेस हैं ये आकर के इवन फर्दर लार्जर स्ट्रक्चर्स को जॉइन करते हैं। इन लार्जर स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं मेजर कैलिसेस, ठीक है। और ये जो मेजर कैलिसेस है फिर आगे चल के ये जो कॉन्वेक्स साइड में जो नॉच है या ये जो कॉन्वेक्स साइड में जो डिप्रेशन है जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं, ये जो है आकर के कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं हाइलम में, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि हाइलम जो है वहाँ से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स हैं, उसके बाद यूरेटर्स जो है वो सारे के सारे एंटर करते हैं और इमर्ज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आउटर पार्ट क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और ये अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द मेड्यूला पार्ट ऑफ द किडनी, ठीक है। अब ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स दिख रहे हैं इसके बीच में ये जो गैप है, इसमें क्या होता है कि कॉर्टेक्स का जो सब्सटेंस होता है, कॉर्टेक्स का जो मटेरियल होता है, वो ये जो पिरामिड्स हैं उनके बीच में क्या करता है, एंटर करता है, एक्सटेंड करता है कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स का मटेरियल जो है वो कॉलम्स के फॉर्म में पिरामिड्स के बीच में भी क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में ये जो कॉर्टेक्स के कॉलम्स बनते हैं, these are known as columns of Bertini. These are known as the columns of Bertini, ठीक है। तो इस तरीके से जो है किसी भी एक किडनी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज़ द यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर जो होता है वो हर किडनी से एक यूरेटर निकलता है, ठीक है। और हर यूरेटर का जो लेंथ होता है वो होता है 25 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नैरो होते हैं, वाइटिश कलर के होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल से लगे हुए जो है, एब्डोमिनल वॉल से लगे हुए ये रन करते हैं या एब्डोमिनल वॉल से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि किडनी में जो यूरिन बन रहा है उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के आना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, एक डिस्टेंसिबल सैक या बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर की तरफ स्मूथ मसल्स की लेयरिंग होती है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स की लेयरिंग होने की वजह से जो ब्लैडर का एक्सटेंशन है या ब्लैडर का एक्सपैंड होना है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि भाई जब तक हम लोग यूरिन को बॉडी के बाहर ना निकाल दे तब तक टेम्पररीली यूरिन को स्टोर करके रखना, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरीथ्रा से जुड़ता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरीथ्रा से जुड़ता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होता है, ठीक है। और ये जो स्फिंक्टर मसल होता है उससे जस्ट नीचे एक दूसरा स्फिंक्टर मसल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा का जो जंक्शन है वहाँ पे दो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। जो पहले होता है दैट इज़ नोन एज द इंटरनल स्फिंक्टर मसल, और जो बाद में होता है बाहर की तरफ या नीचे की तरफ दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, ठीक है। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है ये बेसिकली यूरिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और मोस्ट स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है वो बेसिकली हमको यूरिन को रिमूव करने का जो हमारा अर्ज होता है उस अर्ज को, उस फोर्स को कंट्रोल करने में बेसिकली हमको एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर जो है बेसिकली उसका काम क्या है, बेसिकली उसका काम है कि भाई जब तक हम लोग यूरिन को रिमूव नहीं कर देते बॉडी के बाहर तब तक यूरिन को स्टोर करके रखना, ठीक है। एंड फाइनली अब हम लोग आते हैं यूरीथ्रा पे। तो यूरीथ्रा क्या है, एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बेस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वही मेल और फीमेल में डिफ़र करता है। फीमेल में ये छोटा होता है लेकिन मेल में यूरीथ्रा जो है वो
काफ़ी बड़ा होता है, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, क्योंकि मेल्स में जो यूरिथ्रा है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है, उसका भी एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वो स्पर्म्स को कन्वे करने का भी काम करता है, इसीलिए मेल्स में जो यूरिथ्रा है वो अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन फीमेल्स में यूरिथ्रा जो है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। अब यूरिथ्रा जो है वो हमारे बॉडी के बाहर यूरिथ्रल ओरिफाइस नाम का एक होल होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है यूरिथ्रा ओपन होता है, ठीक है। और ये जो यूरिथ्रा है इसका बेसिकली काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेकर के आना और उसको हमारे बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करना, ये यूरिथ्रा का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पर, हमारा जो मेन टॉपिक है कि भाई किडनी के अंदर हम लोग जो नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये किसी भी किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो ब्लड को छान करके जहाँ पर वेस्ट मटेरियल बनता है या जनरेट होता है, ये कहाँ पर होता है, हमारे नेफ्रॉन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो हमारा जो नेफ्रॉन है बेसिकली इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, ग्लोमेरुलस में और रीनल ट्यूब्यूल में। अब अगर हम लोग ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जो कि रीनल आर्टरी से निकलने वाले एक एफरेंट आर्टीरियोल से बनता है। जैसे आर्टरी है, आर्टरी और ब्रांच आउट होती है और आर्टीरियोल में डिवाइड होती है, तो उसी तरीके से रीनल आर्टरी जो है, ठीक है, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करेगी, ब्रांच आउट होगी, ब्रांच आउट होकर के आर्टीरियोल में डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसी तरीके का एक आर्टीरियोल जिसको हम लोग एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये फर्दर डिवाइड करेगा, उसमें बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज बनेंगी। अब ये कैपिलरीज जो हैं आपस में एक डेंस नेटवर्क बनाएंगी, और ये जो डेंस नेटवर्क या ये जो गुच्छा होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है, ये किससे बनता है, एफरेंट आर्टीरियोल से बनता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस वो प्लेस है एक्चुअली कि जहाँ पर एक्चुअल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जो ब्लड का एक्चुअल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पर होगा, हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ग्लोमेरुलस क्या है, क्या बताया मैंने कि कैपिलरीज का एक गुच्छा है जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रीनल ट्यूब्यूल पे, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के 4 पार्ट्स क्या हैं, बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ी हैं, बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी।
पीसीटी और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्व्युलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वॉल्व्युलेटेड ट्यूब्यूल। आई होप आप लोगों को फुल फॉर्म जो है याद है, जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो एंटर और एग्ज़िट करता है किडनीज़ को, लाइक दिस, और ये इस तरीके से कैपिलरीज़ का एक गुच्छा बनाता है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक कप के शेप का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ नोन एज द बोमैन्स कैप्सूल। ये जो कप के जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें से फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, लाइक दिस। ये जो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड ट्यूब्यूल है, दिस ट्यूब्यूल ओवर हियर, दिस इज़ नोन एज द पीसीटी। पीसीटी जो है ये आगे चल के एक लंबा यू शेप का हेयरपिन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। दिस हेयरपिन स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले जो है वो दोबारा से इस तरीके से एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, विच इज़ नोन एज द डीसीटी। और डीसीटी जो है आगे चल के इस तरीके से एक दूसरे ट्यूब्यूल को जॉइन करता है, विच इज़ नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस ओवर हियर इज़ द ग्लोमेरुलस, this over here is the Bowman's capsule, this is the PCT, this is the loop of Henle, and this over here is the DCT, and this is the collecting duct. Okay, so these are the various parts of a nephron or a uriniferous tubule. ठीक है, अब हम लोग बोमैन्स कैप्सूल के बारे में बात करें तो बोमैन्स कैप्सूल जो है वो एक डबल लेयर्ड कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बोमैन्स कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस को क्या करता है, चारों तरफ से शील्ड करके या कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल जो है, ठीक है, इनको दोनों को मिला करके, ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल जो है इन दोनों को मिला करके मैल्फिजियन बॉडी भी कहा जाता है। ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल को मिला करके मैल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बोमैन्स कैप्सूल जो है इसका दो लेयर होता है, एक आउटर पेरिटल लेयर होता है और एक इनर विसेरल लेयर होता है। ठीक है, तो ये जो पेरिटल लेयर है, ठीक है, ये बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, और विसेरल लेयर जो है इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली होते कैसे हैं कि इस तरीके से जो है लंबे लंबे सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स के। इस तरीके से ना पोडोसाइट्स के लाइक दिस लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और ये बेसिकली ग्लोमेरुलस के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बोमैन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करने को बेसिकली ये जो पोडोसाइट के सेल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो पोडोसाइट्स हैं इनके अंदर फिंगर के जैसे क्या बोलना चाहिए, प्रोसेसेस होते हैं या फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये क्या करते हैं, जैसे ये जो छोटे छोटे गैप्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से गैप्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लोमेरुलस में जो भी कोई फिल्ट्रेशन होता है वो गैप्स के थ्रू होते हुए कहाँ पर एंटर कर जाता है, वो बोमैन्स कैप्सूल के अंदर ईजिली एंटर कर जाता है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, जो भी मटेरियल निकला उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुआ, पोडोसाइट्स जो सेल्स हैं उनके हेल्प से ये जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ पर एंटर किया, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर एंटर किया।
अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का होगा क्या, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये कहाँ एंटर करेगा, पीसीटी में एंटर करेगा, ठीक है। और पीसीटी जो है इसमें बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। पीसीटी का जितना लेंथ होता है इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है और इसमें भी माइक्रोविलाई यानी कि फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस जो हैं पीसीटी के अंदर हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पीसीटी के सेल्स के अंदर, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के होने के वजह से क्या होता है कि सॉल्ट्स का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में बहुत अच्छे से और बहुत एफिशिएंटली होता है, ठीक है। पीसीटी के बाद हम लोग आते हैं लूप ऑफ हेनले पर, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले क्या है, यू शेप का या हेयरपिन के जैसे दिखने वाला एक सेक्शन होता है ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। अब इसका जो मेजर पार्ट होता है, ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले का मेजर पार्ट होता है ये किडनी के मेड्यूला में ज़्यादातर होता है, ठीक है। किडनी के मेड्यूला के अंदर, अगर ये बाकी स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में भी है तो भी ये लूप ऑफ हेनले का जो लेंथ होता है या लूप ऑफ हेनले जितना भी लंबा होता है वो जो लंबाई है उसकी कहाँ पर एक्सटेंड होती है, वो मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड होती है, ठीक है। अब जो लूप ऑफ हेनले है इसके दो लिम्ब्स होते हैं, कौन कौन से, एक जो नीचे उतर रहा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं और एक लिम्ब जो ऊपर चढ़ रहा है इसको हम लोग असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों होते हैं, ठीक है। अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है असेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में। डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का वो असेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक होता है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। लूप ऑफ हेनले भी क्या है, सॉल्ट्स के और डिफरेंट सब्सटेंसेस के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे यानी कि डीसीटी पे। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो कहाँ पे टर्मिनेट होता है, डीसीटी पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। और डीसीटी जो है इसके अंदर भी जैसे पीसीटी में था क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लाइनिंग था, वैसे ही डीसीटी जो है उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहता है, डीसीटी के अंदर भी पीसीटी के जैसे। अब ये जो डीसीटी है ये फाइनल जा करके किस में कंटिन्यू होता है या किस में ज्वाइन होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन होता है, ठीक है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के अंदर से होकर के ट्रैवल करता है। बहुत सारा इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, सॉल्ट्स का, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फाइनल मटेरियल बनता है उसको हम लोग यूरिन कहते हैं और ये जो यूरिन है फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ हमारे बॉडी के बाहर फिर निकलने के प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हर नेफ्रॉन का सिंगल नहीं होता, एक कलेक्टिंग डक्ट है तो उसमें हो सकता है बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हों। टोटल अगर हम लोग देखें तो हमारी हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स के पीछे 1 मिलियन कलेक्टिंग डक्ट नहीं होते। कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं और एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन कर दिया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो एक्चुअल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अंटिल देन आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि लास्ट क्लास में भी 1000 बार बोलने के बाद में भी किसी से डायग्राम अच्छे से नहीं बनता था, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग नेफ्रॉन के डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे और अगर इस टॉपिक में इस आज के क्लास में आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।